तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबों को चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में तो खैर बेहद ही सीरियसली लगे होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए बहुत जल्दी से यहाँ पे इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोग के बहुत सारे डाउट्स को मैंने कंसिडर किया है जो कि आप लोगों ने पिछले कंटिन्यूस कुछ दिनों में पूछा था, पिछले वीक से पूछा था। उन सारे डाउट्स का आंसर्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स अगर छूट जाएंगे तो इस वीडियो के कमेंट में आके कहिएगा, मैं उन सारे के वीडियोस नेक्स्ट वाले वीडियोस में उन सारे डाउट्स का भी आंसर्स दे दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले बताना चाहूंगा जो कि आप लोग के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल कराई गई थी, जो ऐप आई हुई है हरदी गुरदी की ऑफिशियल ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसके अब सारे टेस्ट एक्टिव हो चुके हैं, तो आप लोग में जो कोई भी इंटरेस्टेड है आप जाके उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो भी टेस्ट दिए गए हैं, सेक्शनल फुल लेंथ जो भी दिए गए हैं, वो आपके नॉट ओनली आपके आरआरबी इस रेलवे के एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होंगे, साथ ही साथ जो भी इस तरह के मिलते जुलते पैटर्न पे एग्जाम्स आपके हैं उन सारे के लिए वो रिलेवेंट है, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, वो मेंस के लिए भी आपको प्रिपेयर कराएंगे। और साथ ही साथ उसका एग्जामिनेशन पैटर्न मोर और लेस वैसा ही है, जैसे कि आप ले लो एफसीआई का एग्जाम ले लो, सीजीएल का एग्जाम ले लो, सीएचएसएल का एग्जाम ले लो, रेलवे के एग्जाम्स में तो काम आएंगे ही। तो उन तरह के एग्जाम्स में आपको बिल्कुल ही वो मदद करेंगे। रीजनिंग विजनिंग तो आपके इवन बैंकिंग में भी आपको साथ देंगे, है ना। तो अब जहां तक बात है अदर सेक्शंस की, अदर एग्जामिनेशन की, डेडिकेटेड मॉक टेस्ट की, तो इस वीडियो के कमेंट में आप बताइएगा या फिर किसी और वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं। तो उसके लिए भी आपके लिए आने वाले डेज में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगी। चलिए अपार्ट फ्रॉम इट अब लेते हैं आपका दूसरा डाउट जो कि आप लोगों ने पूछा है बहुत ही ज्यादा। आईबीपीएस के ज्वाइनिंग प्रोसेस का क्या चक्कर है? कौन बैंक पहले ज्वाइन कराता है, कौन बैंक लेट ज्वाइन कराता है, किस में जाना अच्छा होता है, किस में जाना गड़बड़ होता है ना। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, क्या सही है क्या गलत है, क्लरिकल ले लूँ, ऑफिसर ले लूँ, ये इसमें मर्ज हो गया, वो उसमें चला गया, भैया बेहतर क्या है ना। तो सबसे पहले समझ लो इट डजंट मैटर या इट हार्डली मैटर्स कि आपका क्लरिकल में हुआ है या आपका ऑफिसर में हुआ है। प्रॉब्लम वहाँ हो रहा है ना जहाँ पे जिसको दोनों में हो गया, भैया किस में जाना चाहिए। मान लो क्लरिकल का बैंक का नाम बड़ा अच्छा है, ऑफिसर वाला बैंक जो थोड़ा छोटा है बट पोस्ट तो बहुत ऊपर है, तो क्या करना चाहिए। एट फर्स्ट इस बात को बहुत अच्छे से द वेरी गो फर्स्ट गो से क्लियर रखो कि आपको करना क्या है लाइफ में। 20 साल 22 साल 25 साल के एज में अगर तो आप बैंक में आ रहे हो तो इतना तो श्योर है कि क्लरिकल में आ रहे हो, ऑफिसर में आ रहे हो, 3-4 साल में क्लरिकल से भी ऑफिसर बन जाओगे, ऑफिसर में हो तो 3-4 साल मतलब स्केल 2 में चले जाओगे, राइट। तो अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में परस्यू करना है अपने करियर को, आपको इस तरह ही बढ़ाना है, तो फिर कोई इशू नहीं है, आप आंख बंद करके ऑफिसर कैडर में चले जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कौन सा बैंक मिला है, क्या मिला है, आपको कैडर मिल रहा है, जंप ले रहे हो मतलब ऑफिसर में डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका बेहतर प्रमोशनल एस्पेक्ट फ्यूचर करियर आपको यहाँ पे मिलता है। मर्जर होने के बाद कौन बैंक कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा, किस स्थिति में किसका होगा, वो सब बात की चीजें हैं, वो सब चीजों को अभी एकदम नजरअंदाज करो। बट एक चीज ध्यान जरूर देना कि अगर आप कुछ और एम कर रहे हो, जैसे कि अगर आप एम कर रहे हो कि आपको सिविल सर्विसेज निकालना है, बहुत लोग चूंकि पूछते हैं कि आई वुड लाइक टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, क्या विल इट बी सफिशिएंट, मतलब मुझे पीओ में ज्वाइन करने के बाद टाइम मिलेगा या फिर मुझे इस एग्जाम में आने के बाद मेरा काम पर्पस सॉल्व होगा। तो उनके लिए बहुत ही सीरियसली बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, देखिए टाइम निकालना, टाइम मिलना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे। आपको कौन से ब्रांच पे पोस्टिंग मिला है, आपका कौन से मतलब ब्रांच जिसमें पोस्टिंग मिले वहाँ से कितने सारे स्टाफ्स आपको वहाँ पे मिले हुए हैं, आप किस कैडर में डिपेंड करते हो। ऑब्वियसली बात है क्लरिकल कैडर में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा, ऑफिसर कैडर में थोड़ा टाइम कम मिलेगा, बट टाइम निकालना तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, है ना। वो चाहो तो आप अपने से निकाल लो मैनेज करके, जहाँ से निकाल लो, या हो सकता है कि आपके पास समय है पर तो भी आप थक इतना जाते हो कि आप नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अदर फैक्टर्स है। द मेन मतलब डिसाइडिंग कोर फैक्टर विल बी की डिटर्मिनेशन, वो अगर आप में है ना, और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप देखोगे किसी भी मतलब निगेटिव से निगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी आप उस एग्जामिनेशन को या अपने लक्ष्य को आप जरूर पा सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। हाँ बट ये बोल रहा था मैं कि अगर क्लरिकल में आ रहे हो और अगर आप ऑफिसर में भी हो और क्लरिकल में भी और क्लरिकल चूज कर रहे हो, तो ये बात अपने वेरी फर्स्ट गो से क्लियर रखना, आपको कुछ एम हाई करना है, बिग हाई करना है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी टाइम आपको ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा ही स्मूथ तरीके से कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम इट कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सैलरी क्लरिकल की कम है, ऑफिसर की ज़्यादा है। होप कर रहा हूँ अब ये वाला डाउट तो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब इस डाउट से रिलेटेड क्वेरी मत पूछना, अगर स्टिल कुछ अलग तरह की क्वेरी होती है तो पूछना, जरूर बताऊंगा, ठीक है। इन चीज़ों में समय बर्बाद मत करो। अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए लग जो आरबीआई की नोटिफिकेशन आएंगी तो फिर भैया समय बहुत कम है आप लोग के लिए। चलिए अब लेते हैं दूसरा डाउट, ये एसबीआई जे और एसबीआई ऑफिसर का क्या चक्कर है। देखिए भैया सबसे पहले तो प्रीलिम जो कि न्यू है, फ्रेशर्स हैं, मैं उनके लिए पहले बता दूं कि जो भी आप लोग भाई तैयारी कर रहे हो ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स की, तो जान लो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए थोड़ा प्रैक्टिस आपको मांगता है। मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्विक कैलकुलेशंस कर लोगे, क्विक आप देख सकते हो पजल सॉल्व कर लेना, इन सारी चीज़ों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेना, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा इन तरह के एग्जाम्स में। इन पर्टिकुलर में अगर एसबीआई पीओ के एग्जाम्स बात करूँ, थोड़ा ट्रिकी होता है। ट्रिकी इसलिए नहीं होता है कि टफ होता है, इसलिए होता है कि थोड़ा हैवॉक है और थोड़ा सा लोग इसको ज़्यादा एंटिसिपेट कर लेते हैं, जरूरत से ज़्यादा एंटिसिपेट कर लेते हैं और पता चलता है कि उतना बड़ा ये निकला नहीं, एग्जामिनेशन उतने भी टफ नहीं होता है, कट ऑफ थोड़ा ऊपर ज़्यादा चला जाता है। बट अब सैचुरेशन पॉइंट आपको मान के ही चलना है कि कट ऑफ बहुत ऊपर है। तो आपको क्या ध्यान देना होगा, सबसे पहले देख लो कि प्री बी ए मेंस भी है ना,
क्लरिकल की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर में भी है। तो यहाँ पे देख लो कि आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि दोनों भरोगे। ऐसे तो कोई नहीं होगा ना कि सिर्फ जे भर रहे हैं, छोड़ दो अब ऑफिसर नहीं भरेंगे, हमसे नहीं होगा, या ऑफिसर भर रहे हैं जे नहीं भरते हैं, हमारे टाइप का नहीं। देखो सब भरते हैं। IBPS का भी एग्जाम हुआ, जिनका पीओ में हुआ, इनका क्लर्क भी हुआ है। ऐसा थोड़ी करते हैं कि पीओ में हो रहा है क्लरिकल में नहीं होगा, क्लरिकल देना हमें नहीं है। तो एग्जाम्स तो सारे दो बाद में डिसाइड कर लेना, जिसमें होता है जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो फॉर्म तो दोनों भरो, और जो दोनों भर चुके हो तो तैयारी भी ऐसा करो कि डबल अलग से नहीं पढ़ना पड़े। एक स्टैंडर्ड लेवल बनाओ जिससे कि आपका दोनों प्रिपरेशन एक ही साथ हो जाए। पिछले बैच में जो इंटरव्यू सीरीज चली थी वहाँ पे आप देखे होंगे, अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियोस में जाके देखना। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे, जो कि फॉलोअर्स थे इस चैनल के, स्टूडेंट्स जो पढ़े थे, उनका दोनों में सिलेक्शन हुआ। बाद में वही थे कि अब किस में जाना है किस में नहीं जाना है। ऑब्वियसली SBI PO में बहुत बेहतर है, बट जो थोड़ा प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए लाइक वाइज, तो आपके पास एक ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। तो आपको यहाँ पे 3 सेक्शन है, ध्यान क्या दीजिएगा सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ। आप लोग के लिए बुक्स भी, अगर आप लोग को बहुत लोग चूंकि पूछते हैं क्या बुक सही होनी चाहिए, तो आपके रीजनिंग के लिए, आपके मैथ्स के लिए, आपके इंग्लिश के लिए, तीनों के लिए बुक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को दे दूंगा। ऐसे और भी सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगी बुक्स भी, बट इसमें भी देता हूँ कि एक जगह आपको खोजनी नहीं पड़े, तीनों बुक की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हो या फिर खरीद भी सकते हो। तो यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है ना, कि इस बार सेक्शनल टाइमिंग भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे ये सेक्शनल टाइमिंग कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इस बात से समझ लीजिए कि एक समय हुआ करता था जिस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि 60 मिनट्स मिलते थे, 3 सेक्शंस थे, तो लोग क्या किया करते थे, स्मार्ट लोग जो थे वो क्या करते थे कि जो एक सेक्शन उनका बहुत अच्छा है ना, उसको पकड़ के तो एकदम रगड़ दिए, जो थोड़ा सो है उसको थोड़ा सो में भी छोड़ दिए, और जिसमें टाइम थोड़ा लगने वाला बनाने आता है पर टाइम का इशू होता है, उसको ज़्यादा टाइम दे दिए। जैसे कि कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो पूरा इंग्लिश बना लिए, मैथ बनता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है तो मैथ को ज़्यादा टाइम दे दिया। अब रीजनिंग में पजल वजल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है तो क्या करते थे, वो हार्ड क्वेश्चन स्किप कर दिए, क्वालिफाइंग करके स्कोर्स बना लिए। या फिर वो मैथ्स अगर उनका मान लो कमजोर था, रीजनिंग बना लिए तो मैथ्स में क्वालिफाइंग मार लिए। तो इस तरह DI छोड़ दिए, डेटा इंटरप्रिटेशन छोड़ दिए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उठा के कर लिया है ना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स उठा के कर लिए। तो ये लॉजिक से बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक बहुत स्मार्ट लोगों ने बहुत तरह से स्मार्टली एग्जामिनेशन को निकाला। तो ये भैया डिटेक्ट कर लिया। अब इन्होंने कहा कि नहीं भैया ऐसे नहीं, हमें तो टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपके स्मार्टनेस को उस स्पेकुलेटेड टाइम में भी हमें देखना है। तो भैया स्टिपुलेटेड टाइम में, सॉरी, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप प्रैक्टिस करना होगा और स्किप करने वाली चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करना होगा। क्योंकि देखिए अब आपको 20-20 मिनट मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी 20 मिनट है, रीजनिंग में भी 20 मिनट है, इसमें भी 20 मिनट है। डिफरेंस क्या है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट है, जो कि अगर कोई नॉन हिंदी मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड से उसके लिए भी इशू नहीं होने वाली है। मतलब अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि भैया आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही आप निकाल सकते हो। इट हार्डली मैटर्स कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके पास नॉलेज और कंसेप्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपने इंग्लिश के साथ आपके मैथ और रीजनिंग के लिए फुल एफर्ट्स देने होंगे, क्योंकि 35 क्वेश्चंस भी हैं। फिर मेंस में भी आप यही देखोगे, यही चीज़ होगा। तो अभी जो पढ़ोगे ना वो उस समय के लिए भी पढ़ लो। एग्जामिनेशन कितना टफ क्वेश्चंस पूछेंगे, इजी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मैं आपको अब भी क्लियर कर देता हूँ, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं आने वाले, वो मॉडरेट ही रहेंगे या फिर कहो तो इजी ही रहेंगे। बिल्कुल भी टफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको स्ट्रेटेजाइज इस तरह से करना होगा कि आपको अभी जो प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको मेंस में भी साथ दे। तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले तो बुक से अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो बैठ के उन चीज़ों को समझो कि किस तरह की चीज़ें आती हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था ना कि कुछ प्रीवियस पेपर बैठ के बना लो फिर मॉक्स लगाना। तो प्रीवियस पेपर जब बना लोगे तो सर आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है प्रीवियस ईयर के। अगर देख लोगे तो देखोगे मोरलेस उसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मान लो एकदम कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड एक न्यू सिलेबस देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आज तक कभी नहीं पूछा गया था, तो भैया वो सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना है, वो तो हर किसी के लिए होगा, राइट। तो वो स्कोर्स इवन कर देते हैं, तो किसी के लिए कोई मतलब इंजस्टिस नहीं होता या फिर किसी के लिए कोई डिसएडवांटेज या एडवांटेज वाली बातें नहीं होती है। बट अगर सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो जान लो वो डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि वो तरह पे सब वेल वर्स्ड हो जाते हैं, वेल प्रैक्टिस हो जाते हैं, तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा और ऊपर ही जाता है हर साल। तो यही बात होती है। अदरवाइज आपको बताता हूँ क्वेश्चन ईजी रहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट का कट ऑफ ही देखने को रहेगा। प्रीलिम्स है, 1:10 टाइम्स वैकेंसीज है, तो आपको यहाँ पे बहुत जम के आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने रीजनिंग और मैथ्स के लिए। इंग्लिश की जहाँ तक बात है, तो अगर कोई ऐसे हो जिसकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो देखो सर इसमें सबसे बड़ा चीज होता है, इसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, होता है ना RC। तो ये RC का वर्ड पहले समझ लो क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पढ़ने की आदत आपको होनी चाहिए, तभी तो एग्जाम में परफॉर्म करोगे। अदरवाइज मैं बोलूंगा कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तुक्केबाजी से आपका एग्जाम्स नहीं निकलने वाला है, या फिर इसे आप सेक्शन को अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्कोर भी करना है, सिर्फ सेक्शनल क्वालिफाई थोड़ी ना करना है। टारगेट ये भी लेके चलना
कि सेक्शनल क्वालिफाई पहले तो मतलब स्कोर तो करो ही करो, 2 सेक्शन में तो जम के स्कोर करो। अगर एक थोड़ा सा भी कमजोर है या टाइम आपके पास कम है या फिर इस तरह की बातें हैं तो एवरेज भी रखते हो, बट किसी भी सेक्शन में आपको मिनिमम 10 तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन है। तो देख लो, अगर प्रीवियस देखोगे तो आप पाओगे वही 6, 7, 5 ऐसे करके आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिले हैं। बट फॉर द सेफर साइड यू हैव टू कंसिडर दैट यू हैव टू ऑलवेज टेक अ मींस ग्रांट ऑफ दैट 10 मार्क्स इन ईच एंड एवरी सेक्शन। तो उसके लिए आपको अकॉर्डिंगली मतलब मार्क्स लाने हैं, पढ़ाई भी करनी है, और साथ ही साथ फिर जितना ज़्यादा ऊपर स्कोर कर लो उतना आपके लिए जस्टिस होगा, आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के आप अपने इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कीजिए, और इसके बाद आप जितने ज़्यादा मॉक्स लगाइएगा, जितने ज़्यादा प्रीवियस पेपर्स बनाइएगा, जितने ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा, वो आपको इस एग्जामिनेशन को निकालने में उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। राइट फ्रेंड्स, होप कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो बात बता रहा था उसे बहुत ही केयरफुली लीजिएगा, चाहे वो पैराजम्बल्ड की चीज़ें हो, चाहे वो सेंटेंस अरेंजमेंट हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ईच एंड एवरीथिंग विच आर मतलब सिलेबस में जो आती हैं, वो ऑल दोज रिजाइडिंग फैक्टर्स वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इंग्लिश वाले सब्जेक्ट किसके लिए, जिनके अंदर थोड़ी सी रीडिंग एंड राइटिंग की एबिलिटी, अगर थोड़ा सा पढ़ते हो और लिखते हो और सुन लेते हो तो खैर माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो आप जान लो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहे, क्लोज टेस्ट है, इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी या बहुत कम होगी अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो भी। अपार्ट फ्रॉम इट मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, पजल्स बहुत ज़्यादा टफ होने लगे थे, बहुत ज़्यादा टफ्स आया करते थे, तो बहुत लोग अटेम्प्ट करके टाइम बर्बाद कर लेते थे, बहुत लोग स्मार्टली उस पजल को छोड़ दिया करते थे। बट अब क्या है कि सर 20-20 मिनट मिल रहे हैं, तो आपको अपने उस टाइम को तो फुल ऑन यूज़ करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम को छोड़ दोगे, पजल बना रहे हैं समय बर्बाद कर लिए, पजल छोड़ दिए समय बर्बाद कर लिए। करो क्या कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को पहले आप वहाँ पे फिगर आउट कर लो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि वन गो में बन जाएंगे, मतलब आप अटेम्प्ट करोगे और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले आंख बंद करके रीजनिंग और मैथ्स के लिए एकदम फॉर्मूला याद रखना कि आपको उस तरह से उस सारे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेना, जिससे आपको एक गारंटी मिल जाएगी कि भैया मैं सेक्शनल में तो नहीं हट रहा हूँ। 35 क्वेश्चन हैं, 35 मैथ्स में, 35 रीजनिंग में, तो भैया ऐसे आपको 10-12 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे जो कि आपको लगेगा हाँ ये बनेगा ही, या ये इतना ईजी है कि तो बन गया है, मतलब कुछ करना नहीं, आंसर टिक कर देना है, थोड़ा सा बनाऊंगा आंसर आ जाएगा, वो बना लो। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उस टाइम को इतने अच्छे से मैनेज करो कि पहले आप अपने आप को सिक्योर करो, फिर एक स्टेप अहेड आप अपने आप को एडवांस लेवल पे ले जाओ, फिर आप एक्सपर्ट बनो, मतलब फिर जाके छक्का मारो। तो उससे क्या होगा कि आप स्कोर भी सेव करोगे, आप मार्क्स भी अच्छे लाओगे और आपका सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी हमेशा आगे रहेगा। जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि किसी भी तरह से आपको यहाँ पे पजल्स को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए, लेना है पजल छोड़ना नहीं है, नहीं करूँ नहीं लेना है, बट स्टार्टिंग में पहले सेक्शनल क्वालिफाई पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जो भी पजल्स आपको लगता है आउट ऑफ द 3 या 4 जो आपको पूछ रहे हैं उसमें से सेलेक्ट कर लो, 2 कौन आपके इजीली बन सकते हैं, फिर उस पर जाओ, क्योंकि 20-20 मिनट है यहाँ पे। अब वो फेयर गेम है, मतलब हर किसी के लिए वो वैसा ही है, तो अब वहाँ पे भी कुछ तो सोच होगा ऐसा, मतलब आपको क्लियर करना। मान लो कोई पजल में लगता है और अपना टाइम वेस्ट कर लेता है तो इट्स ऑफ नो यूज़। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत लोग चूंकि इंग्लिश में चूंकि मैथ रीजनिंग सब प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश में भी मतलब करते हैं, चलो भाई ठीक है लगता है ये वाला आंसर होगा, बट अगर कोई स्टिल अगर नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वालों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, चाहे वो रीडिंग, स्पेशली बहुत लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कहिएगा। मैं आपके मॉक टेस्ट में स्पेशली, जो कि कहीं शायद इस तरह से नहीं बना होगा, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे मॉक्स आपको बना के दे दूंगा, कंप्लीटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, जहाँ पे आपको बहुत तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको पैसेजेस मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, मतलब बहुत तरह के हिंट्स आपको मिल जाएंगे, कैसे उन चीज़ों को रिलेट करना है, उन सारी चीज़ों पे आपको मिल जाएगी। अगर ज़रूरत होगी आप लोग को तो बताइएगा। तो उसमें आप जैसा कि पहले बताया था, जो आप डिमांड करोगे वो उसमें आपको मिलेगी, तो वो आपको वहाँ पे अवेलेबल वो भी करा दूंगा, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। या उसके अलावा भी ऐसा कुछ चाहिए आपको, मैथ रीजनिंग पे तो ऑलरेडी इतने स्टफ्स अवेलेबल है कि किसी को भी कर लो, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बट अगर कोई चीज़ आपका सेक्शनल ऐसा बहुत कमजोर है, या फिर आपको उस सेक्शन में भी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मेंशन करोगे, वो भी मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। होप कर रहा हूँ ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अपार्ट फ्रॉम इट अब आते हैं भैया आपके रिजर्व बैंक के रिक्रूटमेंट पे। तो रिजर्व बैंक के रिक्रूटमेंट पे कितनी बार मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, डिले हो रहा है बट आएगा। स्टिल आपको फिर ये बात बता रहा हूँ कि बहुत जल्द इसकी रिक्रूटमेंट निकलने की पूरी संभावना है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसे जून में, मतलब इस रिक्रूटमेंट को। तो ये अब देखो डिपेंड बहुत सारे इसमें भी फैक्टर्स पे करता है। रिजर्व बैंक ऑटोनोमस बॉडी, अब इस पर आप कुछ ये नहीं कर सकते हो कि भैया केस हो गया था तो ऐसी चीज़ें हो गई थी, अब आप इतने दिन से नहीं तो इतने दिनों से आपने नहीं निकाला है, तो अब आप क्या करिएगा, आपको मतलब हमारा करियर ये हो रहा है, इस तरह के बात बोलने से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। देखो उनका जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो उसी थ्रू से करेंगे। अब केस हो जाता है, कोई तरह की बातें हो जाती हैं, तो ये चीज़ों को कंसिडर कीजिए कि आपके हाथ में नहीं है, बट प्रिपरेशन तो आपके हाथ में है ना, उसे तो कंटिन्यू रखिए। आज नहीं आया, मान लो चलो वर्स्ट केस नहीं आया, अब क्या होगा, तो ऐसा थोड़ी ना कभी नहीं आएगा, रिजर्व बैंक बंद हो जाएगा, नहीं होगा, रिक्रूटमेंट तो बिल्कुल भी निकलेंगे। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आईडीबीआई की रिक्रूटमेंट, यार प्राइवेट हो गया, बैंक प्राइवेट हो गया, क्या रिक्रूटमेंट बंद कर दी? नहीं ना, आज भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं ना। मान लो आप नहीं भरोगे, मैं नहीं भरूंगा, कोई नहीं भरेंगे, थर्ड एक एलियन होगा जरूर भर देगा जिसका सिलेक्शन होगा। क्यों?
तो भाई जिसको जो रिक्वायरमेंट वो उस हिसाब से करता है, वो थोड़ी वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रहा है या फिर वो रिक्रूटमेंट बंद कर रहा है। तो रिजर्व बैंक की जहाँ तक बात है तो भैया इट्स गॉड, तो वो तो रिक्रूटमेंट निकालेंगे ही निकालेंगे, उन्हें भी मैन पावर की जरूरत है, उनके यहाँ भी लोग रिटायर करते हैं, ह्यूमन बींग्स ही काम करते हैं, क्राइटेरिया उनके यहाँ भी 60 साल का है। तो रिक्रूटमेंट्स तो मिलने वाली हैं आपको बहुत जल्दी, बहुत सुन मिलेंगी। अगर इनकेस नहीं भी आती है तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करो, देखो रिजर्व बैंक ऐसे मत समझना कि निकला और 2 महीना पढ़ लिया और हो गया, कभी नहीं होगा सर। आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले से पढ़ना पड़ेगा और जम के पढ़ना पड़ेगा। अगर स्पेशली अगर आप ग्रेड बी एम करते हो, और ग्रेड बी वाली वीडियो उम्मीद करता हूँ तो आपने देखा ही होगा क्या सैलरी है और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आपको एक रिजर्व बैंक में एज अ ग्रेड बी ऑफिसर, मतलब मैनेजर लेवल पे अगर आप रिक्रूट होते हो तो वहाँ पे सर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके 3 पेपर जो है ना, वो उसके लिए आपको बहुत रगड़ा मेहनत करना पड़ेगा। होप कर रहा हूँ आप समझ रहे होगे, लेकिन उम्मीद करो बहुत जल्दी इसके रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगे। ग्रेड ए ग्रेड बी क्या निकलेगा ये नहीं कह सकता हूँ, हाँ असिस्टेंट की निकलेगी, मतलब ये भी निकलेगी और ग्रेड ए ग्रेड बी में भी कोई एक निकलेगी, ये पूरी संभावनाएं आने की। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत लोगों ने जेआईवी सीआईवी से रिलेटेड डाउट्स में पूछे थे कुछ, तो उनके लिए भी बताता हूँ। जेआईवी सीआईवी पे वीडियो अवेलेबल है, उससे देख लो। जेआईवी पे आपको 1 बेनिफिट मिलता है इंक्रीमेंट का, सीआईवी पे आपको 2 बेनिफिट मिलता है इंक्रीमेंट का, राइट। अगर आप ऑफिसर में चले जाते हो तो आपको 2 ही मिलेगा, जेआईवी पे 1, सीआईवी पे 1। अगर आप क्लरिकल कैडर में कर लेते हो तो आपको 3 इंक्रीमेंट्स के बेनिफिट मिलेंगे, जेआईवी के लिए 1 और सीआईवी के लिए 2। और इसका बेनिफिट प्राइवेट बैंक में आपको सैलरी के टर्म्स में नहीं होता है, हाँ आपको नॉलेज के टर्म्स में बिल्कुल होता है। प्रमोशन के चांसेस में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस की अगर बात करूं, जो आईपीएस की ज्वाइनिंग प्रोसेस का चक्कर चल रहा है ना, कब ज्वाइनिंग होगी, कैसे होगा, क्या होगा, सर डिपेंड करता है ना, बताया तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। बैंकों का एचआर जो है वो कैसा, मतलब वहाँ पे अपने प्रोसेस को फास्टन करके रखा है, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, उनकी कितनी पदे कहाँ पे खाली हैं, कहाँ पे अभी तुरंत रिक्रूटमेंट की जरूरत है, कहाँ पे फास्ट ट्रैक प्रमोशंस हुए हैं, कितनी सीट वैकेंसीज क्लियर हुए हैं। अब डिपार्टमेंटल प्रमोशंस भी होते हैं। जो रिक्रूटमेंट होता है पहले ये पता है कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब आप बस एग्जाम जो दिया आप सेलेक्ट हो गए, आप ही का हुआ। 2 तरह से रिक्रूटमेंट होता है ना, एक डिपार्टमेंटल भी होता है, परसेंटेज बना हुआ है कि अगर 70% हम बाहर से लेंगे, हायर करेंगे, तो 30% हमको अपने स्टाफ्स को भी प्रमोट कराना है। मतलब जो नीचे का स्केल 1 में आ रहे हो तो मतलब क्लरिकल वाले भी स्केल 1 में जाएंगे, है ना, बाहर से 70% लोग आएंगे। तो उन सारी चीज़ों को कंबाइन करने के बाद ही एचआर प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब जाके वो ज्वाइनिंग और सारी चीज़ें होती है। बट प्रोबेबली 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आप सारी चीज़ों को कंप्लीट होते हुए देख लोगे। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे आप लोग के डाउट्स अब इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। सॉरी इस वीडियो में थोड़ा सा डिले लगा क्योंकि वो मॉक टेस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया था। बहुत सारी चीज़ें उसमें टेक्निकल जो फंस जा रही थी, प्रॉब्लम के कारण बन रही थी, वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में थोड़ा लेट हो गया था। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको जो भी डाउट्स होंगे आप वीडियो कमेंट में रखोगे तो आने वाले डेज में आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस मिलते रहेंगी। वीक में कोशिश करूंगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे दिया करूँ, मिनिमम आपके लिए 2 या 3 वीडियो ज़रूर आपको दिया करूँगा। अब कोई और डाउट्स हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आके आप ज़रूर पूछिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश आपको करूँगा। और साथ ही साथ एक बात मिस कर रहा था वो भी बताना चाहूँगा, मॉक टेस्ट जो फ्री वाली आप लोगों ने दी है, मैंने कहा था कि मैं आप लोग को देखूंगा, तो जो हाईएस्ट स्कोर चल रहा है फ्रेंड्स वो है 96 पॉइंट समथिंग आया है किसी महानुभाव को। तो भैया पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो स्कोर अगर आप इस मॉक टेस्ट में फ्री वाले में अगर 96.5 जो भी आपने लाया है, बाई फेयर मीन्स, चूंकि नेगेटिव मार्किंग 3 वाली है इसमें, पता है ना, 1 सही 3 गलत, खत्म, याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा मत, वो वहाँ पे दिया हुआ है मॉक टेस्ट में। तो अगर आप फेयर मीन से इतने अच्छे नंबर लाए हो, बिल्कुल फेयर मीन से ही लाए होगे, तो समझ लो आपके लिए ये एग्जाम क्या कोई भी एग्जाम अब परेशानी का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि एक हाई स्टैंडर्ड लेवल पे आपने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, पीटी हो मेंस हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब रखते हैं इस वीडियो को तो यहीं पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।